जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि यूरोप में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके एक तरीके से रेस चल रहा है, जहां पे ब्रिटेन द्वारा टेम्पेस्ट प्रोग्राम के नाम से एक फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को रन किया जा रहा है, तो वहीं पे फ्रांस और जर्मनी की तरफ से FCAS के ऊपर काम किया जा रहा है। पर दोस्तों, अब ब्रिटेन को अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में मिला है एक बड़ा सफलता। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रिटेन का ये नया सफलता के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया के फ्यूचर अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे माना जा रहा है कि इस साल अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करने में इंडिया के तरफ से बड़े पहल किया जाएगा और कुछ नया टेस्ट भी किया जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से प्रोजेक्टेड 6th जनरेशन टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेके यूरोप में हाल ही में बड़े हलचल हुआ, और ये हलचल तब हुआ जब इटली, ब्रिटेन और स्वीडन ने ज्वाइंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर किया। दोस्तों, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तीनों देश अब एक साथ मिलकर ये फ्यूचर जनरेशन के टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करेगा। जबकि ये नया डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाया जब इटली की तरफ से ब्रिटेन के साथ एयरक्राफ्टों को लेके समझौता हुआ। दोस्तों, वैसे तो ये जो डेवलपमेंट है ये पिछले साल ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इटली के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 3 जनवरी के दिन ही इसका खुलासा किया गया। साथ में ये भी जानकारी दिया गया कि ये तीनों देशों की तरफ से जो कोऑपरेशन किया जा रहा है, यह असल में यूके और इटली में इस्तेमाल होने वाले यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडिश कंपनी की तरफ से बनाया हुआ स्वीडन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होगा। इवन ये भी जानकारी है कि तीनों देशों के भागीदारी लगभग इक्वल है और तीनों देशों के मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ साथ बड़े एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियों को भी इस MOU से समान फायदा होगा। दोस्तों, फिलहाल ये डेवलपमेंट फ्रांस और जर्मनी की तरफ से प्रोजेक्टेड FCAS एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को बड़ा चैलेंज कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सुनने को ये भी आया है कि डेवलपमेंट चाहे 2020 में हो गया हो, लेकिन एयरक्राफ्टों के ऊपर फुल स्केल का काम 2025 से ही शुरू होना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन द्वारा ऑलरेडी 2 बिलियन पाउंड, जो करीबन $2.6 बिलियन होता है, उसका फंड का भी वादा किया गया है। जबकि स्वीडन के साब ग्रुप और इटली के लियोनार्डो ग्रुप की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए अलग अलग कंपोनेंटों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ब्रिटेन की तरफ से पहले भी खुलासा किया जा चुका है कि इन एयरक्राफ्टों को ब्रिटेन 2040 में ऑपरेशनल करने का इरादा रख रहा है, और इसे तेज गति करने के लिए हाल ही में यह भी घोषणा किया गया है कि 2020 में जहां पे प्रोजेक्ट में सिर्फ 1800 लोग काम कर रहे थे, उसे अब बढ़ा के 2500 मैन पावर तक किया जाएगा, ताकि ब्रिटेन अपने टाइम लाइन पे बरकरार रहे। वहीं पे दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के बेसिक डिजाइन, एयरफ्रेम और इंजनों को लेके ब्रिटेन के कंपनी BAE सिस्टम और रॉयल्स रॉयस की तरफ से काम किया जाएगा, जबकि लियोनार्डो की तरफ से एयरक्राफ्टों के सेंसर्स और रडार्स के ऊपर काम किया जाएगा, और यूरोपियन हथियारों के मैन्युफैक्चरर MBDA की तरफ से एयरक्राफ्टों के मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। जबकि साब ग्रुप का इसमें क्या भूमिका रहेगा, इसके ऊपर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों, ब्रिटेन के इस डेवलपमेंट के साथ साथ फ्रांस का और जर्मनी का ज्वाइंट डेवलपमेंट के ऊपर भी अब काफी दबाव है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS नामक एक प्रोजेक्ट को फ्रांस और जर्मनी की तरफ से लीड करते हुए आगे बढ़ाया गया है, जिसमें अब स्पेन भी शामिल है। फ्रेंच कंपनी डसॉल एविएशन और एयरबस की तरफ से एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम और डिजाइन के ऊपर जहां पे काम किया जाएगा, तो वहीं पे फ्रांस के और एक कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर काम किया जा रहा है। फ्रेंच के इंजन मेकर को जर्मनी के MTU की तरफ से भी मदद किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के पीछे स्पेन के इंद्रा सिस्टमिका, फ्रांस के थेल्स और यूरोप के MBDA जैसे कंपनी शामिल है। दोस्तों, इन दोनों प्रोजेक्टों को अगर देखें तो लगभग एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट के तहत दोनों प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पे यूरोप के कई सारे देश अपना अलग अलग भूमिका इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहा है, तो वहीं पे दोनों ही कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में यूरोप में इस्तेमाल होने वाले 4th जनरेशन के राफेल, यूरोफाइटर, FA-18, F-16 और साफ ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों को इन एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जा पाए। पर इटली के जुड़ने के बाद अब ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट में थोड़ा ज्यादा बढ़ोतरी हासिल कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ दोनों देशों की तरफ से ही फंडिंग को इरेज करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ साथ एक पोटेंशियल मार्केट को ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों, दोनों देशों की तरफ से ही इसे लेके सबसे ज्यादा फोकस भारत के ऊपर है, जबकि ब्रिटेन के द्वारा जहां पे ऑलरेडी भारत को एक बार FCAS को ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया जा चुका है, तो वहीं पे इनडायरेक्टली फ्रांस द्वारा भी भारत को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह है कि दोनों देशों में से कौन से देश की तरफ से सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाया जा सकता है, और कैसे इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और रशिया के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को टक्कर दिया जाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इंडिया के अनमैन एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट के बारे में। चाइना के साथ झड़प के दरमियान इंडिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर ही था, और इसीलिए पिछले साल जहां पे 2 अनमैन एरियल व्हीकल को अमेरिका से लीज में लिया गया, तो वहीं पे इस साल अनमैन एरियल व्हीकल के सेक्टर में इंडिया द्वारा कई सारे कॉन्सेप्ट को रखा गया है, जिनमें इजराइल से खरीदा हुआ अनमैन एरियल व्हीकलों को हथियारों से लैस करने से शुरू करके अमेरिका से कुछ अन्य अनमैन
एरियल व्हीकलों को भी हासिल करना है। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिजिनियस अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर इस साल का कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डीआरडीओ की तरफ से इस साल रुस्तम अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके कई सारे परीक्षण किया जाना है, जिनमें रुस्तम 2 से लेके रुस्तम एच मतलब तापस अनमैन एरियल व्हीकल भी शामिल है। और सुनने को अब ये भी आ रहा है कि डीआरडीओ इन अनमैन एरियल व्हीकल का परीक्षण एक के बाद एक इस साल ही कई बार करेगा, जिनमें इनका जीपीएस बेस्ड नेविगेशन भी शामिल होगा, साथ में रुस्तम एच का भी कई सारे परीक्षण शामिल होगा। दोस्तों रुस्तम सीरीज का टोटल 3 अनमैन एरियल व्हीकलों के ऊपर डीआरडीओ की तरफ से काम किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहले आता है रुस्तम 1। दोस्तों रुस्तम 1 एक टैक्टिकल अनमैन एरियल व्हीकल है जो 12 घंटे तक आसानी से उड़ान भर सकता है। इन अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर ये कहा जाता है कि फिलहाल इसका प्रोटोटाइप के टेस्टिंग किया जा रहा है और ये कम से कम 95 किलोग्राम के पेलोड को लेके आसानी से उड़ान भर सकता है, जिनमें सेंसर्स, कैमरा और रडार वगैरह शामिल होगा। दोस्तों रुस्तम 1 एक सिंगल इंजन अनमैन एरियल व्हीकल है जिसे इंडिया द्वारा रिकॉग्निशन और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इससे एक्सपीरियंस हासिल करते हुए डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल के ऊपर काम शुरू किया गया था, जो असल में बड़े और भारी भरकम एक कॉन्सेप्ट है। जबकि दोस्तों रुस्तम 2 के बेस पे थोड़ा और कॉम्पैक्ट और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी का अनमैन एरियल व्हीकल के ऊपर जो काम किया गया है वो है रुस्तम एच। रुस्तम एच को लेके कहा जाता है कि ये करीबन 250 किलोमीटर रेंज के ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल है जो थोड़ा ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है और कम से कम 8 घंटे तक आसानी से उड़ान भर सकता है। इवन ये 15,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकता है, जो इसे हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉग्निशन का भी मौका दे सकेगा। जबकि दोस्तों इन अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसके रेंज और एंड्योरेंस के साथ साथ ऑल्टीट्यूड कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा और संभावित ये 18 घंटे तक और 26,000 फीट के ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकेगा। इवन इसका पेलोड क्षमता 250 किलोग्राम के आसपास होने की वजह से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़े आकार के कैमरा और रडार्स को लेकर उड़ान भर पाएगा। दोस्तों फिलहाल तो कहा जा रहा है कि ऐसा सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप को बनाया गया है, लेकिन डीआरडीओ कई और प्रोटोटाइपों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि तीनों फोर्सेस को इसके टेस्ट और इवोल्यूशन के लिए दिया जाना संभव हो पाए। दोस्तों तीनों फोर्सेस की तरफ से यूजर ट्रायल के बाद ही डीआरडीओ को इन अनमैन एरियल व्हीकल को लेके फ्यूचर आगे काम करने का मौका मिलेगा, साथ में टेस्ट के बाद ही ये बताना संभव हो पाएगा कि फोर्सेस के लिए कितना ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों का निर्माण किया जाएगा। जबकि रुस्तम 2 को लेके कहा जा रहा है कि ये इससे भी ज्यादा पेलोड लेके उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 को लेके कई बार ये भी कहा जा चुका है कि खाली ये एक अनमैन एरियल व्हीकल नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा व्हीकल होगा जो हथियारों को भी दाग सकेगा, मतलब ये एक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा। पर दोस्तों ये अभी कहना संभव नहीं हो पाएगा कि रुस्तम 2 में किस तरीके का हथियार लगेगा या हथियार की जगह में सिर्फ सेंसर्स के साथ ही क्या इसे इस्तेमाल किया जाएगा। पर इंडिया को जिस तरीके से ऐसे कॉम्बैट व्हीकलों का जरूरत है उसे देखते हुए तो अभी यही लग रहा है कि डीआरडीओ रुस्तम 2 को एक कॉम्बैट अनमैन एरियल व्हीकल में ही तब्दील करेगा। रुस्तम 2 को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये MQ-9 रिपर जैसे ही एक अनमैन एरियल व्हीकल होगा जो तीनों फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों पिछले साल के जीपीएस नेविगेशन ट्रायल के बाद माना जा रहा है कि रुस्तम 2 को लेकर इस साल के मध्य में ही कई सारे बड़े परीक्षण किया जाएगा, जिनमें ऐसा ही जीपीएस नेविगेशन ट्रायल के साथ साथ हथियारों का ट्रायल भी हो सकता है, जबकि इसमें ऑनबोर्ड सेंसर्स और इक्विपमेंटों का भी ट्रायल शामिल हो सकता है। फिलहाल इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों को देखते हुए संभावित डीआरडीओ और अन्य एजेंसीज की तरफ से इन अनमैन एरियल व्हीकलों को जल्द से जल्द तैयार करने के ऊपर तेज गति से काम किया जाएगा और साथ में फोर्सेस की तरफ से भी ट्रायल के बाद जल्द से जल्द अपने रिक्वेस्ट और अपने जरूरतों का जिक्र किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।